जी अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope all of you are fine. Today we will uh, discuss chapter number 3 of the Fundamentals of Finance course, which is tax environment. In this chapter we will try to define what is the tax, what is the definition of tax in a simplest way. Then we will talk about the tax environment in Pakistan. Tax environment includes the composition of different sort of taxes, what are different categories of the taxes that we have to deal in any tax environment in any country, but specifically we will talk about from the Pakistani perspective. So quickly moving to the definition of tax. Tax is basically um, the financial charge or other levy imposed upon a taxpayer, an individual or an entity or a legal entity by any state, such that failure to pay is punishable by law. Taxes are also imposed by many other administrative divisions. अच्छा, अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट वे में हम इसको किस तरह से कह सकते हैं, कोई भी इस तरह का हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन है या फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंडिविजुअल ला या लीगल एंटिटी हमने लास्ट वाली हमने वीडियो में देखा था कि लीगल एंटिटी कोई भी अगर हमारा बिजनेस है रजिस्टर्ड है तो उसको हम लीगल एंटिटी ही कंसिडर करते होती हैं, वो बेशक वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप टाइप बिजनेस हो या रजिस्टर्ड कंपनी हो। कंपनी के केस में तो ऑटोमेटिकली वो कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, तो कंपनी तो हम हमेशा लीगल एंटिटी ही ट्रीट करते हैं। तो किसी के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई फाइनेंशियल चार्ज या फाइनेंशियल ड्यूटी अगर अप्लाई होती है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो टैक्स बोलेंगे। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली उसको कोई ना कोई पनिशमेंट बाई रूल्स और बाय द गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी लगाई जा सकती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल चार्ज लगाया गया है वही टैक्स है। गवर्नमेंट की जो रेलिवेंट बॉडीज हैं वो भी उस कोई इस तरह का टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से कोई टैक्स अप्लाई होता है या कोई वो आपसे चार्ज करती हैं, जिस तरह से टोल टैक्सेस होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको लेके चल रही होती है या नेशनल हाईवे अथॉरिटीज लेके चल रही होती हैं, तो अगर वो भी हम टैक्स टोल टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उसको भी हम टैक्स की ही कैटेगरी में हम लिखेंगे। अच्छा, टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो टैक्सेशन सिस्टम या किसी भी कंट्री में बात करें, हम यहाँ पे जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो दो तरह का टैक्स नॉर्मली हम जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। नंबर वन हमारा डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट द टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अच्छा, टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस इसमें बड़ा सिंपल सा हम इसको डिफरेंशिएट करते होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वो खुद डायरेक्टली पे करेगा, वो हमारा क्या होगा, आपका टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वो उससे वो जो पे कर रहा है उसकी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, जो पे कर रहा है उसकी लाइबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती हैं कि जिसमें पे कोई और कर रहा होता है, लाइबिलिटी किसी और की होती है। ये अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, जो जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वो खुद ही उसका पे करेगा। जिस तरह से हमारा इनकम टैक्स होता है या कोई बिजनेस का कॉर्पोरेट टैक्स है वो पे करेगा। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं वो जनरली किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसकी इनकम जो होती है पांच डिफरेंट सोर्सेज में कैटेगराइज कर देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों में जो जो भी उसकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो उसकी जॉब कर रहा है तो उसे उसको सैलरी मिल रही है, तो एनुअली उसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल सैलरी कितनी बनती है। इसके अलावा हो सकता है उसने कोई घर सेल रेंट पे दिया हो, कोई पोर्शन उसका रेंट पे दिया हो, या उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कमर्शियल या हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है जिसको वो रेंट आउट करके वहां से भी कुछ इनकम जनरेट होती है, तो वो भी उसकी एक इनकम का सोर्स कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके अलावा अगर उसमें साथ में कोई बिजनेस है या कोई साथ में कोई प्राइवेट प्रोफेशनल जॉब भी कर रहा है, कोई प्रोफेशन उसने ज्वाइन किया हुआ है जिस तरह कंसल्टेंसी होगी या इस तरह का कोई बिजनेस है या फिजिकल कोई ट्रेडिंग सर्विस बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो वहां से उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। फिर इसके अलावा उसको जो कैपिटल गेन है, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर परचेज करता है किसी एक प्राइस पे, उसके जब जब सेल करेगा तो जो डिफरेंस इन प्राइस होगा उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। या कोई फिक्स एसेट्स वो कोई परचेज करता है,
उसने फॉर एग्जांपल कोई एक अकाउंटिंग ईयर में या फिजिकल ईयर में उसने गाड़ी परचेज की 5 लाख की, उसने 7 लाख की सेल कर दी, वो जो 2 लाख एक्स्ट्रा आएगा तो वो उसको कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, उसको कोई गिफ्ट मिल जाती है या कोई फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह मिल जाती है, या किसी किस्म का अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो उसको फिर हम अदर कैटेगरी में हम डाल देते हैं। तो किसी भी पर्सन की हमने इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम उसको 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, पांचों में हम टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद फिर उसका क्या हो जाएगा, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी कॉरपोरेशन के सारे के सारे इनकम सोर्सेज को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसकी बेस पे हमने उसका टैक्सेशन की कैलकुलेशन की जाती है। ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी पास्ड और passed on or shifted to another person or group by the person or the business who owes it। जिस जो लाइबिलिटी है वो पे नहीं करेगा, पे कोई और करेगा, लाइबिलिटी किसी और की है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम लेते होते हैं सेल्स टैक्स की। अच्छा, सेल्स टैक्स कौन पे कर रहा होता है? एक्चुअली वो लाइबिलिटी किसकी है? जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी है, लेकिन वो खुद नहीं पे कर रहा। पे वो कहाँ से कर रहा होता है? वो कलेक्शन किससे कर रहा होता है? इंडिविजुअल कस्टमर जो होते हैं, हमने कोई भी चीज परचेज करते हैं, उसकी जो अगर हम उसकी प्राइस को अगर हम गौर से देखें तो प्राइस में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक उसकी रिटेल प्राइस होती है, एक उसकी रिटेल जो प्राइस होती है उसमें प्राइस प्लस जीएसटी उसमें शामिल किया जाता है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर जनरल सेल टैक्स। तो वो दोनों को ऐड करके फिर उसकी रिटेल प्राइस आती है। तो बेसिकली पे को लाइबिलिटी किसकी है? जो सेलर है उसकी है, लेकिन पे कौन करेगा? वो जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो पे कर रहा होता है, मतलब उससे कलेक्ट किया जाता है और पे कोई और कर रहा होता है। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को की कैटेगरी में हम लेके इसको हम लिखते होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। There are 6 categories of the taxes that are being followed in any country, specifically in Pakistan अगर हम बात करें तो 5-6 कैटेगरीज में हम उसको हम अपनी आसानी के लिए, ये बड़ी जनरल जनरल कैटेगरी है, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 हमारा पर्सनल इनकम टैक्स है, नंबर 2 हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, नंबर 3 सेल्स टैक्स है, नंबर फोर्थ विद होल्डिंग टैक्स है, देन कस्टम ड्यूटी, देन एक्साइज ड्यूटी। हम वन बाय वन इन सब को हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारी और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। इनकम टैक्स की हमने पहले भी अभी बात कर ली। All individuals, unregistered firms, associations of persons are liable to pay tax at the rate of at the rates ranging from 7% to 35%। डिपेंड करता है कि उसका इनकम, टोटल इनकम कितनी बनती है। तो जनरली स्पीकिंग 7 to 35% के बीच बीच में सारे के सारे फर्म्स या कोई इंडिविजुअल है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो टैक्स पे करता है। जनरली स्पीकिंग जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि उसके ऊपर अब टैक्स कितना अप्लाई होगा। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल इनकम है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया तो हम उसको दोबारा हम एक्सप्लेन नहीं करते। हम क्विकली हम देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन सारे सोर्सेज से उसकी इनकम इंडिविजुअल कैलकुलेट कर ली जाएगी और उन सबको फिर कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन जब कहाँ कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। जब टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाए तो ये हमारे पास रिसेंट है जो फिजिकल ईयर 22-23 है, जो 1 जुलाई 22 से स्टार्ट हुआ था और 30 जून 23 पे एंड होगा। उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ने हमारे डिफरेंट स्लैब रेट्स बनाए हुए हैं, हम देखेंगे कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी टैक्स का रेट है या टैक्स की कैलकुलेशन वो कैसे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक बात करते हैं कि अगर हमारी इनकम सारे सोर्सेज से हम ऐड करेंगे, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम हमारी 6 लाख है तो उसके ऊपर वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 6 लाख से है, ज्यादा है बट 12 लाख से कम है, तो हमारा जो टैक्स है वो 100 रुपीज होगा। फिर इसके आस्ते आस्ते जितना हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारा टैक्स के रेट्स भी हमारे बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें सीरियल नंबर पे, वेन एवर टैक्सेबल इनकम exceeds 3.6 million but doesn't exceed 6 million, then we have to pay rupees 2,34,000 plus 17.5% of the amount exceeding 3.6 million। तो ये हमारे पास हम इस तरह से इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जितनी भी जिस पर्सन की इनकम आएगी उसके अकॉर्डिंगली वो इन स्लैब रेट्स को देख लेगा और उसके अपनी टैक्स की कैलकुलेशन वो कर सकता है।
सेकंड हमारे पास आ जाता है जी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होता है? अभी ये कंपनीज जो नॉर्मली पे करती होती हैं, जो लीगल एंटिटीज हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, वो नॉर्मली इस तरह का जो टैक्स पे करती हैं। जब बात हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेशन कंपनीज को ही हम कंसिडर किया जाता है। अब इसमें हम अपनी आसानी के लिए दो में इसको कैटेगराइज करते होती हैं। जो बैंकिंग सॉर्ट ऑफ कंपनीज है या जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, वो टैक्स पे कर रही हैं, उनका स्टेट होता है, इनका कोई स्लैब रेट्स नहीं होता। जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो 39% स्टेट टैक्स पे करेंगी, जितनी भी होंगी, चाहे उनको ₹1 इनकम आएगी तो उसके ऊपर भी हम 39% हम टैक्स पे करते हैं। जिस तरह से किसी भी कंपनी के हम जब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो सबसे पहले रेवेन्यूज आते हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आती हैं। तो रेवेन्यूज में से वो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? EBIT आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से अगर हम इंटरेस्ट रेट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो EBT में से फिर हम क्या करते होते हैं? टैक्सेस माइनस करते हैं, टैक्स रेट स्टेट होता है टैक्स, उसका इनकम के साथ कोई लिंक नहीं है कॉर्पोरेशन के केसेस में। तो स्टेट चाहे ₹1 हो, चाहे ₹5 हो, चाहे 20 लाख रुपए हो, वो 39% जो बैंकिंग कंपनीज है वो टैक्स पे करेंगी। और अगर इसके अलावा बैंकिंग के अलावा कोई और स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन है, कोई भी किसी किस्म की कंपनीज है, तो वो 29% टैक्स अपना पे करेंगी। लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं, इसका जो टैक्स होता है, ये जनरल सर्कमस्टांसेस में होता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को कोई सब्सिडी दे दी है, या कुछ टैक्स फ्री जोन जिस तरह से हमारे बन जाते हैं पाकिस्तान में, अगर हम बात करें तो जी ग्वादर है, तो ग्वादर में अगर जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर देती है जी ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये या इंडस्ट्रियल जोन है, तो 10 साल तक या 20 साल तक जो भी इसमें बिजनेस करेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। या रियल एस्टेट पे पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उसको टैक्स फ्री कर दिया था। तो जनरली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो तब वो टैक्स एग्जाम्प्ट भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल सरकमस्टांसिस ये हमारे टैक्सेस हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है थर्ड कैटेगरी, आ जाती है सेल्स टैक्स। जिस तरह से जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो भी डायरेक्ट टैक्स है, और जो आपका इनकम टैक्स होता है वो भी डायरेक्ट टैक्सेस होता है। फिर अब आ जाते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले आ जाता है आपका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स रिसेंटली अभी ये इंक्रीज हुआ है। ये जितनी भी जो भी गुड्स सेल होगी उसके ऊपर टैक्स ये चार्ज किया जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली 14 फरवरी 2023 को मिनी बजट हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आया था। उसके ऊपर उन्होंने पहले 17% टैक्स सेल टैक्स रेट होता था, अब उन्होंने 1% इंक्रीज कर दिया है, अब उसको 18% कर दिया है। सेल्स टैक्स को हम GST बोलते होते हैं, जनरल सेल्स टैक्स, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते होते हैं। अच्छा, जो सेल्स टैक्स है, अब वो किस किस पे ऊपर, कौन कौन सी गुड्स पे ऊपर अप्लाई होगा? इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान पेएबल बाय द इंपोर्टर्स। तो जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं, तो वो जो इंपोर्टर होंगे वो सारे के सारे उसके ऊपर GST पे करेंगे। इट ऑल्सो अप्लाइज ऑल सप्लाईज मेड इन पाकिस्तान बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ एनी बिजनेस कैरिड बाय हिम। अगर कोई बिजनेस यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जो भी गुड्स वो सप्लाई करेगा या जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, मार्केट में सेल के लिए सप्लाई की जाएंगी, उन सब के ऊपर वो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। जो रजिस्टर्ड जो होते हैं वो जारी बात है, उनके लिए तो वो कंपलसरी होता है, उन्होंने अपने सारे का सारा प्रोडक्शन की डिटेल देनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जारी बात है, ये लाइबल कौन होता है? ये लाइबिलिटी किसकी है? जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है। लेकिन ये चार्ज किससे किया जा रहा होता है? कस्टमर से। तो कस्टमर से कलेक्ट करके तो वो उसको पे कर रहा होता है। तो इसलिए डायरेक्टली ये कस्टमर के ऊपर ही ये लाइबिलिटी पड़ती है। अच्छा, नंबर फोर्थ आ जाता है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स बेसिकली क्या होता है कि विद होल्डिंग टैक्स में अक्सर हमने देखा होगा कि अगर कोई हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी या किसी के वेंडर के साथ हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, तो वेंडर जब हमें पेमेंट करता है, हमने किसी फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सर्विसेज दी है किसी को, ठीक है, तो जब उसकी पेमेंट आएगी तो उसका वो कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेते होते हैं। जब वो डिडक्ट कर लेते होते हैं, वो टैक्स वो ना तो उसकी लाइबिलिटी होती है जो कलेक्ट कर रहा है, तो ना उसकी लाइबिलिटी होती है जो पे कर रहा है। ये बेसिकली क्या किया जाता है, अपने जो मॉडर्न जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है टू एक्सेलरेट द टाइमली कलेक्शंस। इसके जरा टाइमली कलेक्शंस हो जाएंगी। टाइमली कलेक्शन जब हो जाती हैं
तो उसका गवर्नमेंट को एक फायदा ये हो जाता है कि गवर्नमेंट टाइमली क्या कर सकती है अपनी कलेक्शंस को करके, तो उसको फिर आगे जो भी उन्होंने आगे फ्यूचर बजटरी प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, बजाय इसके कि पूरा साल वेट करने के, तो वो साथ साथ कुछ ना कुछ कलेक्शंस करती रहती हैं। सेकंड फायदा क्या होता है, जो जो टैक्स फाइलर्स हैं या जिनसे कलेक्ट किया जाता है, तो वो उसको वो यूज कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ईयर एंड पे। वो चेक करेंगे कि उनका विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी वो कितना पे कर चुके हैं, और ऑलरेडी और उनकी बाकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है। तो अगर तो वो ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हैं हुए, तो फिर तो उनको मजीद टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो ऑलरेडी ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर चुके हैं उसकी वो टैक्स एडजस्टमेंट करवा सकते हैं लेटर ऑन स्टेज पे। तो ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है, एफबीआर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वहां से चेक कर सकता है बंदा कि जी बंदा टैक्स फाइलर है या नहीं है, एक्टिव टैक्स फाइलर जिसको हम बोलते हैं, एक्टिव एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट है, एटीएल हम उसको बोलते, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है आपकी। तो अगर तो फाइलर है तो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स 10% होगा, और अगर नॉन फाइलर होती है तो उसके ऊपर टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स होता है वो 20% होता है। बेसिकली इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू द गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स रेवेन्यूज रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर फॉर इट्स एक्सपेंडिचर्स एंड ऑपरेशंस। और फॉर टैक्स पेयर्स क्या इसका बेनिफिट होता है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस इन मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट्स। तो समझ लें कि इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी जगह से पे कोई गुड्स क्या कहते हैं, किसी को कोई सर्विसेज दी या किसी को कोई गुड्स सप्लाई की, तो हमारी पेमेंट बन रही है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया बन रही है। तो और अगर हम टैक्स फाइलर है तो वो 10% डिडक्ट करके 90,000 हमें दे देंगे। अच्छा, 90,000 का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा 10,000 जाया हो गया। वो 10,000 क्या होगा, जो कलेक्ट करेगा वेंडर, वो हमारे नाम पे एफबीआर को डिपॉजिट करना होता है, उसने बाई वीकली उसने डिपॉजिट करना होता है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी। ठीक है। तो ये एक तरह का हमारे लिए फैसिलिटी है, गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी है कि गवर्नमेंट को जरा टाइमली कलेक्शन मिल जाती है, और हमारे लिए क्या होता है कि हमारे बजाय इसके कि हम ये एंड पे हम सारा टैक्स पेमेंट करें, हम क्या करते होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू हम आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम टैक्स पे करते रहते हैं, और हमें उसका इतनी ज्यादा फीलिंग ही नहीं आती। सेकेंडली, गवर्नमेंट क्या करती है इसके थ्रू, वो ट्रेस आउट कर लेती है कि कौन फाइलर है या कौन नहीं फाइलर है, को उसका चेक करने के लिए कि ये इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है उसके नाम पे विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट को आ रहा है, लेकिन उसने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करवाई, तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस आउट कर सकती है कि आपने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करवाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान आर लाइबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एज प्रेस्क्राइब्ड इन पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। कि जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं या एक्सपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं या पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, सब के ऊपर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी अप्लाई की जाती है। जो भी डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं, कस्टम ड्यूटीज होती है उसके अकॉर्डिंगली। जिस तरह से हम मोबाइल फोन की अक्सर हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं है, अगर अप्रूव्ड है इसका मतलब है कि उसकी कस्टम ड्यूटी पे की हुई है, अगर नहीं है, इस तरह से जो कस्टम गाड़ियाँ होती हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी हम गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ती है, अगर नहीं पे करेंगे तो इलीगल होगा। तो चाहे वो इंपोर्ट हो रही है चाहे वो एक्सपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये स्पेसिफिकली डिफरेंट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारी ये वाली टैक्स होता है, हमारा कस्टम ड्यूटी। और इसका जो रेट होता है इट विल वेरी फ्रॉम गुड्स टू गुड्स, और इट डिपेंड करता है जो करंटली किसी भी कंट्री में क्या है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली। कि समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट जो लोकल गुड्स होती हैं उनको, या लोकल लोकल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियली क्या करती है, जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि जी जो जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको बेनिफिट क्या होता है कि जी अगर बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट की जाएगी तो उनकी रिलेटिवली प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों के लिए वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फिर लोकल गुड्स को क्या करते हैं, फिर वो प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसका द रेट स्ट्रक्चर ऑफ द कस्टमर ड्यूटी इज डिटरमाइंड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉर्मली जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उसके ऊपर हम कस्टमर जो कस्टम ड्यूटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नेसेसरी गुड्स। अच्छा, लास्टली फिर हमारा क्या आ जाता है जी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटीज आर बेसिकली लाइबल ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड
विद इन पाकिस्तान। ये इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं होता, इसकी कोई ऐसी गुड्स, कुछ स्पेसिफिक गुड्स, ये हर एक ड्यूटी पे भी नहीं होता। स्पेसिफिक गुड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं कि जी इसके ऊपर आपको स्पेशल टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ गुड्स हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी जगह पे हमने जो थिएटर होते हैं या ड्रामाज होते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ती है। इस तरह से बहुत से गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उनके ऊपर स्पेशल ड्यूटी हमने पे करना पड़ती है, उसका हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी हम बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो इसकी जो रिटेल प्राइस होती है उसके ऊपर पे कर देते हैं, बल्कि और समटाइम्स हम जो उसका वेट है या क्वांटिटी के ऊपर भी हम टैक्स पे कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो अगर हम एक्साइज डिपार्टमेंट का विजिट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गाड़ी की ऑनरशिप चेंज करवानी है तो हमें एक्साइज डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, या प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो रही है तो उसके ऊपर कुछ हमें स्पेशल ड्यूटी भी पे करना पड़ती है, स्पेशल फीस पे करना पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्साइज ड्यूटी हम बोलेंगे। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज हैं टैक्सेशन सिस्टम की, और दिस मेक्स द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ टैक्स इन्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज बन जाती हैं टैक्सेशन की। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 विच इज टैक्स इन्वायरमेंट ऑफ एनी कंट्री स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप उसको कमेंट में लिखें, डू राइट इन द कमेंट्स, और काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है इससे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।